हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ये आपके लिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इसका आना जो है तय है, चाहे वो सेमेस्टर 5 का 2021-24 सेशन का जो स्टूडेंट है, जिनमें कोर मतलब जिनका पेपर जो है DSC 2 पेपर ये एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी होने वाला है, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन ये है कि दक्षिण पूर्व एशिया में बागती कृषि की विशेषताओं का वर्णन करें। मतलब कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन साउथ ईस्ट एशिया। मतलब साउथ ईस्ट एशिया यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया में जो बागती कृषि है उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में बताना है। तो इस वीडियो में जो है सबसे पहले हम बताएंगे क्या क्या। सबसे पहले जो हम बताएंगे कि बागती कृषि होता क्या है, फिर बागती कृषि से उत्पन्न किए जाने वाले जो भी फसल है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद बागती कृषि से उत्पन्न जो प्रमुख फसल है जैसे चाय, कहवा, रबड़, गन्ना, जूट, तंबाकू, मसाले, नारियल, ये सब चीज़ों के बारे में जो है थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद दक्षिण पूर्वी एशिया में बागती कृषि का जो विकास है उसका क्या कारण है, इसका बताएंगे। ठीक है, इसको बताएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं बागती कृषि के बारे में। आखिर बागती कृषि होता क्या है? तो बागती कृषि जो है वो बड़े बड़े बागानों के रूप में की जाने वाली कृषि है। ठीक है, मतलब बड़े बड़े जो बागान के रूप में जो कृषि करते हैं, बहुत बड़े बागान बना करके, तो उसको हम लोग बागती कृषि कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है अगर हम एक बार वृक्ष के बागान जो है वो लगा दिए जाते हैं और कुछ समय के बाद जो है कई वर्षों तक जो है उनसे उत्पादन जो है प्राप्त होता रहता है। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय दक्षिण पूर्वी एशिया में की जाने वाली व्यापारिक कृषि है। मतलब व्यापार के तौर पे इस कृषि को किया जाता है, जिसमें क्या है कि जिसके अंतर्गत किसी एक नगदी फसल जो है उसका उत्पादन किया जाता है, कारखानों में जो है बड़े पैमाने पे किया जाता है। और बागती कृषि के अंतर्गत क्या हो जाता है, जैसे हम अगर चाय की बात करें, कहवा की बात करें, रबड़ की बात करें, कोको की बात करें, तो ये सब, या गर्म मसाला, केला, ये सब जो भी उत्पन्न होता है जिस कृषि से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बागती कृषि कहते हैं। बागानों में जो बागानों को लगाने तथा उनकी देखभाल करने के लिए जो है अधिक पूंजी का निवेश करने की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि जो अधिकांश बागान है वो पूंजीपतियों तथा जो विदेशी कंपनियों का अधिकार होता है उस पर। ठीक है, और बागती कृषि में जो उत्पन्न वैज्ञानिक विधि, आधुनिक कृषि यंत्र, उन्नतशील बीज, कीटनाशक, मशीन, ये सब आदि का प्रयोग किया जाता है। और बागती कृषि जो है वो दक्षिण एशिया, दक्षिण अमेरिका के जो उष्णाद्र जो प्रदेश हैं और अफ्रीका में जो गिनी तट है तथा मध्य एवं पूर्वी भाग है, उसमें जो है बागती कृषि किया जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया में अगर हम बात करें कि कहाँ पे जो है बागती कृषि किया जाता है, तो वो हो जाएगा म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये सब जगह पे जो है बागती कृषि का जो है एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अंतर्गत अब हम बात करने जा रहे हैं कि बागती कृषि से जो उत्पन्न किए जाने वाले जो फसल हैं वो क्या क्या है। अगर हम बात करें कि क्या क्या फसल उगाए जाते हैं, तो एक तो चाय हो जाएगा, कहवा हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा, नारियल हो जाएगा, कोको, केला, या जो भी गरम मसाले हैं वो सब बागती कृषि से जो है मतलब किया जाता है, व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है। एक बार इसको मतलब जब हम लोग बागानी कर देते हैं, बड़े बड़े बागान में इसका रोपाई कर देते हैं, इसके बीजों को लगा देते हैं, तो इसका जो है हम लोग बहुत लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत लंबे समय तक जो है इस फसल से उत्पादन प्राप्त करते हैं और उसका उत्पादन से हम लोग जो है व्यापार वगैरह करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो बागती कृषि है इससे जो उत्पन्न जो प्रमुख फसल है उसके बारे में, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं चाय की। अगर हम चाय की बात करें तो चाय के बारे में शायद ही कोई एक मतलब पूरे दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इसके बारे में नहीं जानता होगा। चाय जो होता है वो बागती कृषि के अंतर्गत जो है उत्पन्न होने वाला सबसे प्रमुख पेय पदार्थ होता है। ये जो है मुख्यतः उष्णार्द्र जो प्रदेश है, मतलब गर्म वाला जो रीजन है, जैसे असम वगैरह हो गया, तो वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, जहाँ उष्ण अधिक होता है, मतलब गर्मी नहीं, उष्ण मतलब जहाँ उष्णार्द्र प्रदेश होता है वहाँ पे जो है चाय का बागती कृषि के द्वारा अधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया में जो है इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, ताइवान आदि देशों में जो है चाय का जो है उत्पादन होता है। इंडोनेशिया की जो अधिकांश चाय का मतलब जावा तथा सुमात्रा के जो बागानों से प्राप्त होता है। मतलब इंडोनेशिया में जो चाय वगैरह का जो बागान है वो कहाँ अधिक है, तो अधिक जो है सुमात्रा और जावा में पाया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि यहाँ पे इंडोनेशिया में जो प्रति वर्ष जो है लगभग 160,000 मीट्रिक टन जो है चाय का उत्पादन होता है। अगर हम ताइवान के जो उत्तरी पश्चिमी भाग है वहाँ पे क्या होता है, पर्वतीय ढालों पे जो है हरी चाय की जाती है और यहाँ का जो उलोंग चाय है वो विश्व विख्यात है, पूरे विश्व भर में जो है फेमस है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग बात करने जा रहे हैं कहवा के बारे में। कहवा मतलब कॉफ़ी भी कहते हैं उसको, जिसको चाय की जैसा ही हम लोग ज़्यादा जो अमीर लोग होते हैं, अधिकतर जो लोग होते हैं वो कॉफ़ी को ही पीते हैं। ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा चाय जो है
है इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। करोड़ों अरबों रुपए का जो है चाय बिकते रहता है हमेशा, हर महीने जो है इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। लेकिन अगर हम कहवा यानी कि कॉफ़ी की बात करें, तो कहवा जो है वो चाय की तुलना में अधिक तेज़ी से मतलब अधिक तेज़ी तथा नशीला पदार्थ है, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा पेय पदार्थ के मतलब जिस प्रकार से चाय बहुत अधिक मात्रा में लोग सेवन करते हैं, उसी तरह कहवा को भी बहुत ज़्यादा, कॉफ़ी को बहुत ज़्यादा पीते हैं। और इसका जो पौधा होता है वो बहुत ही ज़्यादा नाज़ुक होता है, जो जलवायु की विषमता को जो है सहन नहीं कर सकता है। मतलब जहाँ पे जलवायु अच्छा नहीं रहेगा, जलवायु खराब रहेगा, तो वहाँ पे जो है कॉफ़ी वगैरह अच्छा से उगा नहीं सकते हैं। चाय की भाँति अगर हम कहवा की बात करें, तो कहवा भी उष्णाद्र प्रदेश का ही पौधा होता है, जिसके बागान जो होते हैं वो पहाड़ी ढालों पे लगाए जाते हैं। कहवा के जो अधिकांश बागान होते हैं वो सागर के समीपवर्ती भागों में पाए जाते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि जो जलवायविक दशाएं हैं वो काफ़ी सम रहती है, मतलब ठीक ठाक रहती है। और दक्षिण पूर्वी एशिया में बात करें तो वियतनाम में जो है वियतनाम जो है वो कहवा का प्रमुख उत्पादक देश है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि कहवा का प्रमुख उत्पादक देश कौन है, तो वियतनाम हो जाएगा, जहाँ पे कहवा को जो है बड़े बड़े बागानों में इसके उत्तरी पश्चिमी भाग के जो पहाड़ी ढाले हैं वहाँ पर मतलब कहवा का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ प्रति वर्ष लगभग 700,000 मीट्रिक टन जो है कहवा यानी कॉफ़ी का उत्पादन होता है, ठीक है? और अगर हम इंडोनेशिया की बात करें, तो इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर जो है कहवा की खेती सागर तल से 600 से 1200 मीटर ऊंचाई पर जो है पहाड़ी ढालों पे व्यक्तिगत कृषि द्वारा की जाती है, ठीक है? इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं रबड़ की, ठीक है? रबड़ की अगर हम बात करें तो रबड़ जो है एक लचीला पदार्थ होता है। रबड़ के बारे में सभी लोग जानते हैं, जो क्या होता है कई प्रकार के वृक्षों के दूध से प्राप्त किया जाता है। उष्णाद्र जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है, उसका हीबिया जाति का वृक्ष जो है वो रबड़ का प्रमुख स्रोत है। तो अगर पूछेगा कि रबड़ का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो हीबिया जाति का जो वृक्ष होता है उष्णाद्र भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाया जाता है। तो ये जो है रबड़ का प्रमुख स्रोत होता है, जिससे क्या होता है कि रबड़ के जो वृक्ष के रूप में जो है हम लोग जानते हैं, जो हीबिया जो पेड़ होता है उसको हम लोग रबड़ के वृक्ष के रूप में जानते हैं। और रबड़ का जो वृक्ष होता है वो सन 1876 में ब्राजील से जो है दक्षिण पूर्व एशिया में लाया गया था, जिसके बाद क्या हुआ कि इसके उत्पादन क्षेत्र और उत्पादन में निरंतर वृद्धि होती गई। और आज जो है विश्व के लगभग 70% रबड़ का जो उत्पादन है वो दक्षिण पूर्व एशिया में ही किया जाता है। अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, थाईलैंड की या मलेशिया की, तो वहाँ पे क्या है रबड़ जो है वो प्रमुख रूप से उगाया जाता है। यानी कि अगर पूछ दे कि रबड़ का प्रमुख उत्पादक देश, तो वो सब इंडोनेशिया हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा और मलेशिया हो जाएगा, ठीक है? मलेशिया में क्या है विश्व का जो है प्रमुख रबड़ उत्पादक देश जो है वो रहा है मलेशिया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जो है यहाँ पे जो रबड़ का जो उत्पादन है वो थोड़ा घट गया है। अब जो है थाईलैंड और इंडोनेशिया का जो उत्पादन है वो मलेशिया के जो उत्पादन से 3-4 गुना जो है वो बढ़ गया है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं गन्ना की। अगर गन्ना की बात करें यानी कि जिसको हम लोग शुगर केन भी बोलते हैं या कतारी भी बोलते हैं, ठीक है? जिसको हम लोग ईख भी बोलते हैं। तो गन्ना जो होता है वो उष्णकटिबंधीय भागों में उत्पन्न होने वाली एक रसीले ठंडल वाली फसल होती है, जिसके क्या होते हैं जो मीठे रस होते हैं उससे गुड़, चीनी वगैरह बनाए जाते हैं। और उस चीनी, गुड़ वगैरह का प्रयोग करके दूसरे मीठे पदार्थ बनाए जाते हैं, ठीक है? जितने भी मिठाई वगैरह बनाई जाती है। अब क्या है कि अगर हम दक्षिण पूर्व एशिया में बात करें तो इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, ताइवान, ये सब जो देश हैं वो गन्ना के महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं। तो गन्ना का महत्वपूर्ण उत्पादक देश अगर पूछेगा दक्षिण पूर्वी एशिया में, तो इंडोनेशिया हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा, ताइवान हो जाएगा। ये सब जो देश हैं वो गन्ना का महत्वपूर्ण उत्पादक देश है, ठीक है? इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं जूट की। अगर हम जूट की बात करें तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड में, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस और ताइवान जो देश हैं वो जूट के महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं। तो जूट का महत्वपूर्ण उत्पादक देश जो दक्षिण पूर्वी एशिया में है वो कौन कौन है, तो थाईलैंड हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा और ताइवान हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है नदी घाटियों तथा समुद्र तटीय मैदानों में जो है थोड़ी मात्रा में जूट का भी उत्पादन होता है, ठीक है? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जो बागती कृषि जो तंबाकू यानी कि खैनी, जिसको हम लोग टोबैको भी कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा जो नशीला पदार्थ है। तो टोबैको जो होता है, ये तंबाकू जो होता है वो उष्णकटिबंधीय पौधा होता है, ठीक है? जिसके पत्तों और जो डंठल होते हैं उसका उपयोग करके नशीले पदार्थ जैसे हम लोग जो इंसान सिगार पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी वगैरह जो बनता है या खाने वाली जो तंबाकू होती है, ये सब का निर्माण किया जाता है, ठीक है? अगर हम इंडोनेशिया की बात करें, म्यांमार की बात करें या फिलीपींस जैसे जो देश हैं वो तंबाकू का मुख्य उत्पादक देश है। तो तंबाकू का मुख्य उत्पादक देश कौन है, तो एक तो इंडोनेशिया हो गया, म्यांमार हो गया और फिलीपींस हो गया। इसके बाद जो है हम लोग बात करने जा रहे हैं मसाले की, जिसको हम लोग स्पाइसेस भी कहते हैं। आज जो है हर घर में जहाँ पे भी जो
सब्जी वगैरह बनता है तो हम लोग एमडीएच का मसाला इस्तेमाल करते हैं, मैगी मसाला इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब मसाला का भी जो है उत्पादन कैसे होता है? तो बागती कृषि के ही द्वारा होता है। एक बार जो है फसल को बड़े बागान पे उगाया जाता है, उसके बाद उसका उत्पादन जो है सालों साल जो है इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम गर्म मसाले की बात करें तो ये जो है मुख्यतः जो है उष्ण आर्द्र जो प्रदेश हैं वहाँ पे उत्पन्न होते हैं। और इसके अंतर्गत जो है काली मिर्च हो गया, लौंग हो गया, इलायची हो गया, सौंठ हो गया या अजवाइन हो गया, हल्दी, धनिया, पीपल, तेजपत्ता, ये सब जो है क्या हो गया, गरम मसाला के अंदर आ गया। और विश्व की जो सर्वाधिक काली मिर्च हो गई, लौंग हो गई, इलायची या जो जायफल है, इसका उत्पादन जो है इंडोनेशिया में होता है। ठीक है, अधिकतर जो गरम मसाला का जो उत्पादन होता है वो इंडोनेशिया में हुआ था। बाकी मलेशिया में जो है दालचीनी, पीपल का उत्पादन अधिक होता है। म्यांमार, थाईलैंड, फिलीपींस आदि जो है गर्म मसाले के लिए अन्य मतलब महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। ऐसे हमारा भारत भी जो है मसालों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और पहले भी बहुत ज़्यादा फेमस था। दूसरे जो यूरोपीय देश है या फिर जो अंग्रेजी देश हैं वो लोग जो है वो इंडिया में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह भी जो थे, तो वो सब क्या है मसालों वगैरह का व्यापार बहुत ज़्यादा किए। और जिसको उस समय जो है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होने के कारण लोग मतलब मसालों को जो है अधिक कम सस्ते दामों में खरीद करके अपने देशों में मतलब ले गए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नारियल की। अगर नारियल की बात करें तो इंडोनेशिया का जो समुद्री तटीय भाग है वहाँ पे नारियल के बागान जो है पाए जाते हैं। मलेशिया, फिलीपींस ये सब के जो समुद्र समुद्र तटीय भाग है वहाँ पे नारियल का जो बागान जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जहाँ पे क्या होता है कि नारियल का उत्पादन किया जाता है। फिलीपींस जो है वो विश्व के सबसे बड़े नारियल उत्पादक देश है। ठीक है, अगर पूछ देगा कि नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है तो वो फिलीपींस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है कि दक्षिण पूर्वी जो एशिया है वहाँ पे बागती कृषि का जो है विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया में बागती कृषि के विकास का क्या कारण है इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अगर दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशिया में जो है उष्ण और आर्द्र जलवायु के कारण जो है वहाँ जलवायु उपजों के जो बागान का जो है विकास के लिए उपयुक्त है। ठीक है, मतलब जो भी हम लोग बागती कृषि के लिए मतलब जो भी जलवायु चाहिए वो दक्षिण पूर्वी एशिया में उष्ण और आर्द्र जो जलवायु भी मतलब अच्छी है और उसके कारण वहाँ पे बागती कृषि अच्छा हो पाता है और इसी कारण से दक्षिण पूर्वी एशिया में बागती कृषि का विकास हुआ। दूसरा क्या कारण है जहाँ जो दक्षिण पूर्वी एशिया में बागती कृषि का विकास हुआ, तो दूसरा कारण है कि बागानों के लिए जो है वहाँ पे ढाल युक्त भूमि जो है उपयुक्त है और इसके कारण जो है जो दक्षिण पूर्वी एशिया है वहाँ पे ढाल भूमि जो है उपयुक्त मात्रा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण वहाँ पे बागती कृषि करना आसानी है और जिसके कारण जो है यहाँ पे बागती कृषि का विकास हुआ। तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा अगर हम बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशिया में जो सभी देश हैं जैसे थाईलैंड को छोड़ करके अगर हम बात करें तो किसी ना किसी शक्तिशाली देश, चाहे वो ब्रिटेन की बात करें, जर्मनी की बात करें, फ्रांस, पुर्तगाल या जापान की बात करें, तो ये सब जो है उपनिवेश रह चुके हैं। ठीक है, जिसके पश्चात क्या है देशों को निर्यात करने के उद्देश्य से जो है विदेशी सरकारों तथा कंपनियों ने यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बागान को लगाने के लिए तथा यहाँ पे बागानों को विकसित करने में जो है बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके कारण भी यहाँ पे बागती कृषि का विकास हुआ। साथ में क्या है कि यहाँ पे जनसंख्या की अधिकता होने के कारण जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में जो है बागान में जो है काम करने वाले सस्ते श्रमिक भी उपलब्ध हो जाते हैं। उसके बाद क्या है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में जो है वो मुद्रा जो है विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का जो है सबसे महत्वपूर्ण अगर हम साधन की बात करें तो वो बागती कृषि से ही है, क्योंकि चावल आदि का जो फसल है उसका उत्पादन जो है वो निर्वाह मूलक है। ठीक है, अब अगर हम बात करें बागती कृषि से जो भी उत्पादित वस्तुएं हैं जैसे चाय की बात करें, कहवा की बात करें, गरम मसालों की बात करें, ये सब की जो मांग है वो विदेशों में क्या है कि दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और इसके कारण क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें इन वस्तुओं का जो मांग है वो पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा कमाने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्वी एशिया में बागती कृषि का विकास हुआ है। आधुनिक तकनीकों के अनुसार और भी ज़्यादा जो है विकास हुआ है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में बागती कृषि का विकास का क्या कारण था वो भी बता दिए, बागती कृषि है क्या वो भी बता दिए, बागती कृषि से उत्पन्न होने वाले जो प्रमुख फसल है उसके बारे में भी बता दिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।